दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम कांकस चैनल पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे पीसीएस, आरओएआरओ और पीसीएस-जे आदि के प्रत्येक वर्ष की परीक्षा के प्रश्नों की विषयवार टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है। इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य आयोग द्वारा अपनाए गए परीक्षा पैटर्न की जानकारी देना, जिससे आप सही दिशा में तैयारी कर सकें। साथ ही प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बेहतर तरीके से तैयार करके परीक्षा के दौरान होने वाली आसान गलतियों को सुधारना है। इसके तहत हमने अभी तक आरओएआरओ परीक्षा के 2021 के प्री व मेंस के आए हुए जीएस के प्रश्न जैसे इतिहास, विज्ञान, पर्यावरण और राज्य व्यवस्था तथा भूगोल विषय से संबंधित प्रश्नों को हमने अभी तक सॉल्व कराया है। साथ ही पीसीएस 2023 में आए हुए इतिहास, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान तथा भूगोल के प्रश्नों को सॉल्व कराया है। अगर आपने अब तक हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो इसको जरूर देख लीजिए। यह आपको आगे की परीक्षा की तैयारी करने में बहुत लाभदायी सिद्ध होगा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पीसीएस 2023 में आर्थिक एवं सामाजिक विकास विषय से आए हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। तो इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि अगर कोई नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक एवं आर्थिक विषय से आए हुए पीसीएस 2023 के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है सतत विकास लक्ष्य। पहला है एसडीजी 10, दूसरा है एसडीजी 13, तीसरा है एसडीजी 14 और चौथा है एसडीजी 15। और सूची 2 में दिया है उससे संबंधित विषय। तो पहला है जलवायु क्रिया, दूसरा है जमीन पर जीवन, तीसरा है असमानताओं में कमी और चौथा है पानी के नीचे का जीवन। तो देखते हैं। देखिए, पहला है एसडीजी 10 और दूसरा है एसडीजी 13। तो एसडीजी 10 किससे संबंधित है? एसडीजी 10 संबंधित है असमानताओं में कमी से। ये है एसडीजी 10, ठीक है। और एसडीजी 13 है, ये जलवायु क्रिया से संबंधित है, इसी में जलवायु परिवर्तन है। तो ये एसडीजी 13 है, ठीक है। अब देखते हैं, दो और बचे हैं। एक है एसडीजी 14 और एक है एसडीजी 15। तो एसडीजी 14 क्या है? एसडीजी 14 है पानी के नीचे का जीवन। यह है एसडीजी 14। और आखिरी है एसडीजी 15 है। एसडीजी 15 है, तो एसडीजी 15 है जमीन पर जीवन, ठीक है। यह है जमीन पर जीवन एसडीजी 15। आइए इसको मिलाते हैं। 3 1 4 2 होना चाहिए। तो 3 1 4 2 सी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, एसडीजी 10 है असमानताओं में कमी, एसडीजी 13 है जलवायु क्रिया, एसडीजी 14 है पानी के नीचे जीवन और एसडीजी 15 है जमीन पर जीवन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सतत विकास की शुरुआत सबसे पहले 1987 में हुई थी। आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट दिया था WCD ने 1987 में। इसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो सतत विकास की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। लेकिन 2015 में यूएन के सभी सदस्यों ने सतत विकास के लिए 2030 का एक एजेंडा सेट किया, जिसमें 17 विश्व सतत विकास लक्ष्य बनाए गए। ये जो लक्ष्य थे, इन्हें लोगों और ग्रह के लिए शांति और समृद्धि के उद्देश्य से बनाया गया था। और 2030 तक यूएन के सभी सदस्य देशों को इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ये 17 लक्ष्य कौन से हैं, मैं बता देता हूं तेजी से। पहली है गरीबी मिटाओ, दूसरा है शून्य भूख, तीसरा है स्वास्थ्य से संबंधित, चौथा शिक्षा है, पांचवा लैंगिक समानता से संबंधित,
छठा स्वच्छता और पानी से संबंधित, सातवां है ऊर्जा से संबंधित, आठवां सतत आर्थिक विकास व रोजगार से संबंधित, नवा लक्ष्य है बुनियादी ढांचा औद्योगिकरण से संबंधित, 10वां है असमानता को कम करना, 11वां है टिकाऊ शहर से संबंधित, 12वां है खपत और उत्पादन, 13वां सतत विकास लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन और 14वां है समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण, 15वां पारिस्थितिकी जैव विविधता, 16वां है शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा और 17वां लक्ष्य है वैश्विक भागीदारी। इन 17 लक्ष्यों को 2030 तक यूएन के सभी सदस्य देशों को प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया। 2022 में नहीं किया गया, ये गलत है, ये 2021 में अक्टूबर 21 में किया गया था। तो दूसरा है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक और संरचनाओं की संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया है। तो ये सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, केवल 2 सही है, ए ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। ठीक, इस योजना के तहत राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन मतलब एनआईपी में 7 इंजन हैं, 7 इंजनों 7 विषय हैं, यथा सड़क है, रेल है, एयरपोर्ट्स है, पत्तन है, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग एवं लॉजिस्टिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है? पहला है पूर्ण या परम निर्धनता, दूसरा है सापेक्ष निर्धनता, तीसरा है व्यक्तिपरक निर्धनता और चौथा है प्रकार्यात्मक निर्धनता। तो निर्धनता के कितने प्रकार हैं? देखिए, एक होता है पूर्ण या परम निर्धनता, सही है, सापेक्ष निर्धनता भी सही है और कभी कभी व्यक्तिपरक निर्धनता भी होती है। प्रकार्यात्मक निर्धनता, ये निर्धनता का कोई प्रकार नहीं है। तो 1, 2, 3 सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, गरीबी का तात्पर्य आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुंच की असमर्थता से है, मतलब आधारभूत आवश्यकताएं भी अगर पूरी नहीं है तो वह व्यक्ति गरीब है। अर्थात जब व्यक्ति अपनी मौलिक जरूरतों को पूरा न कर पाए तो वह गरीब कहलाता है। ठीक है, गरीबी के 2 मुख्य रूप हैं, एक है पूर्ण या पूर्ण, परम या निरपेक्ष गरीबी जिसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं और दूसरा है सापेक्ष गरीबी जिसे रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ समाज में एक अन्य तरह की भी गरीबी पाई जाती है जिसमें एक व्यक्तिपरक गरीबी या सब्जेक्टिव पॉवर्टी भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक पुस्तक का नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है वाई वेणुगोपाल रेड्डी, दूसरा ऑप्शन है सी रंगराजन, तीसरा ऑप्शन है बिमल जालान और चौथा ऑप्शन है रघुराम राजन। तो इसको किसने लिखा है? बिमल जालान ने, पूर्व गवर्नर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक बिमल जालान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1871 में, दूसरा है वर्ष 1881 में, तीसरा है वर्ष 1850 में और चौथा है 1861 में। तो जनगणना का कार्य सबसे पहले कब किया गया था? पहली जनगणना की गई थी, अगर पहली जनगणना की बात करें तो ये 1872 में मेयो ने कराया था, तो ये 1871 तो होगा नहीं। और नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई लॉर्ड रिपन के काल में। तो सबसे नजदीक 1871 है, इसको माना जा सकता है, लेकिन वास्तविक उत्तर 1872 है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। देखिए,
भारत की पहली जनगणना की अगर बात की जाए तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन प्रथम नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई। नियमित जनगणना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसका उत्तर विकल्प ए को माना है, यानी 1871 को माना है, जो गलत है। या तो नियमित मान लेते और या तो 1872 को मानते तो सही था। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, ऑप्शन बी है विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा और ऑप्शन डी है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। प्रश्न क्या था? विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट। तो यह कौन जारी करता है? यह जारी करता है ऑप्शन ए ILO या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जारी किया करता है। विश्व बैंक कौन कौन से प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है? एक ग्रीन इंडेक्स है, ग्रीन इंडेक्स यही जारी करता है। दूसरा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी यही जारी करता है विश्व बैंक। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? ये ग्लोबल जेंडर गैप। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप यही जारी करता है। और उसके बाद जो है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ठीक, चलिए इसका ये होगा उत्तर। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? ऑप्शन ए है 2020 में, ऑप्शन बी है 2019 में, ऑप्शन सी है 2018 में और ऑप्शन डी है 2021 में। कब किया गया? तो मध्याह्न भोजन योजना को 2021 में पीएम पोषण योजना के रूप में पुनर्नामित किया गया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना कर दिया गया। 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पोषण योजना को 5 और वर्षों, कब से? 5 और वर्षों 2021-22 से 2025-26 तक के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है जनसंख्या के सिद्धांत। पहला है उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, किसने दिया? बी ऑप्शन है सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, किसने दिया? सी ऑप्शन है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, किसने दिया? और डी ऑप्शन है जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, किसने दिया? अब सूची 2 में सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है थॉमसन, 2 है माल्थस, तीसरे हैं एडविन कैनन और चौथे हैं हेनरी जॉर्ज। तो देखते हैं इनके सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन से हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें जो है डी विकल्प सही है। ए का 3 है, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया है? ये एडविन कैनन ने दिया है। सामाजिक अपसमायोजन का सिद्धांत किसने दिया? हेनरी जॉर्ज ने दिया है। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत किसने दिया है? माल्थस ने दिया। ठीक, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के G20 प्रतीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, तो सही है, 7 पंखुड़ियों वाला कमल दिया गया था। दूसरा है प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, यह भी सही है। 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का और 7 स्वरों का, दोनों का प्रतिनिधित्व करती थी, तो ये दोनों सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, 1 व 2 दोनों सही है। ये ए नहीं होगा, सी सही होगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कौन सा? 18वां G20 शिखर सम्मेलन था, याद रखिएगा।
9-10 सितंबर 2023 को भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरा तथा नीला से प्रेरित था। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया। कमल की 7 पंखुड़ियां, देखिए कमल की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों और 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है मानव विकास सूचकांक में सूचकांक में भारत की श्रेणी वर्ष 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। ठीक है, दूसरा है मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी वर्ष 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई। तो देखिए ये 130 से उन्नत होकर 132 नहीं हुई थी, 130 से गिर के हुई थी, लेकिन 2022 तक नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है ना, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए न तो 1 न तो 2, इसका उत्तर है सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक रैंक वर्ष 2020 के लिए 130 से गिरकर वर्ष 2021 के लिए 132 हुई थी, गिरकर हुई थी 30 से 32, न कि 2022 के लिए। ठीक, इस प्रकार प्रश्नगत दोनों कथन सही नहीं है। दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इस टेस्ट सीरीज की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वो पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे आप वहां आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक योजना या वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सी योजना सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015, ऑप्शन बी है रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, ऑप्शन सी है सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 और ऑप्शन डी है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन 2015 ये नहीं सुमेलित है। ठीक है, ये कब है? ये 2016 है। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत है। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन फरवरी 2016 में प्रारंभ हुआ था, न कि 2015 में। ठीक, 12वें प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन बी है केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन सी है केवल शिशु मृत्यु दर में कमी और ऑप्शन डी है केवल नवजात मृत्यु दर में कमी। तो प्रश्न क्या है? जननी सुरक्षा योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर दोनों में कमी, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए 12 अप्रैल 2005 को, ये डेट याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। 12 अप्रैल 2005 को जननी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। किसके तहत? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत। इस योजना का उद्देश्य है गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, ताकि मातृ मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर को कम किया जा सके। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को
कौशल विकास प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए ध्यान दीजिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय अवसरों की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 30। तो कितने हो जाएंगे? 30 कौशल भारत विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है स्वैच्छिक समाज सेवा, ऑप्शन बी है किसानी खेती, ऑप्शन सी है परिवहन, ऑप्शन डी है नौकरी। तो कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? देखिए, समाज सेवा आर्थिक क्रिया नहीं है। स्वैच्छिक समाज सेवा आर्थिक क्रिया नहीं, ये सेवा की भावना से किया जाता है, आर्थिक उत्पादन की भावना से नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन करती हैं, अर्थात आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य आय का सृजन करना नहीं होता है, जैसे धर्म प्रचार, समाज सेवा या देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर किया गया कोई कार्य या स्वैच्छिक कार्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है, संधारणी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वैश्विक सूचना संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो ये पूरी बात सही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणी लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा है, वैश्विक संधारणी विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्य के विषयों के पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। हर तिमाही नहीं, हर जो है 4 वर्ष पे ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तिमाही नहीं प्रस्तुत की जाती। तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, एक सही है, दूसरा गलत है, पहला ऑप्शन सही है। देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। उल्लेखनीय है कि वैश्विक संधारणी विकास रिपोर्ट प्रति तिमाही नहीं बल्कि प्रायः प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। ठीक है, वैश्विक संधारणी रिपोर्ट। 16वां प्रश्न है, ग्रामीण युवकों के लिए स्वैच्छिक संस्था तरुण भारत संघ कौन सी है? तरुण भारत संघ किस राज्य में कार्य कर रही है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो तरुण भारत संघ कहाँ काम करती है? ऑप्शन डी राजस्थान में काम कर रही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, तरुण भारत संघ डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा स्थापित एक स्वयंसेवी संगठन है जो धारणी विकास के लिए राजस्थान में कार्य कर रहा है। ठीक है, ये भी सतत विकास या धारणी विकास के लिए राजस्थान में कार्य कर रहा है। इसका मुख्य कार्य जो है जल संरक्षण से संबंधित कार्य करती है संस्था, क्योंकि राजेंद्र सिंह को जल पुरुष भी कहा जाता है, तो इनकी संस्था जल संरक्षण से संबंधित कार्य करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 17वां प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन ए है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ऑप्शन बी है गरीबी और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक साथ आना, ऑप्शन सी है गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना, ये उनके भी है, और डी है बिना गरीब
डी है गरीबी के बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेजी लाना। तो इसमें कौन सा सही है? अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022-23 में किसे घोषित किया गया था? विषय व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, यही विषय था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 17 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस रहा। वर्ष 2023 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? 23 में क्या था? 23 में मुख्य विषय था समुचित कार्य एवं सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। ठीक है, ये 23 का था, याद रखिएगा। 22 का पूछा है, ये 23 का विषय है। समुचित कार्य एवं सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। ठीक, 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? कौन सी है? द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है जॉन, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी है गुन्नार मिर्डर। तो चैलेंज ऑफ पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? ये गुन्नार मिर्डर ने लिखी थी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी गुन्नार मिर्डल की रचना है। यह पुस्तक पहली बार जनवरी 1970 में प्रकाशित हुई थी। कब? जनवरी 1970 में प्रकाशित हुई। तो आज के लिए 18 ही प्रश्न थे दोस्तों। ये प्रश्न पीसीएस 2023 में आर्थिक एवं सामाजिक विषय से आए हुए प्रश्न थे। इन प्रश्नों को कर लीजिएगा और इसके आधार पे आप आगे की तैयारी करिएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।